तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग यही देख रहे थे कि जो लघु भागीय जवाबदेही से मिलकर हमें सुधार करवाना होता है, तो इंजीनियरिंग में बदलाव, प्रसंस्करण परिवर्तन, मशीन डाउन टाइम या अनुपलब्धता, कटिंग उपकरण विफलता, देर से सामग्री वितरण। तो इसकी जो हम बात है करते हैं, इसमें हम सब में सुधार करते हैं। तो आसान जो आत्मसात के माध्यम और जल्दी से लंबे समय तक रहने की जगह में सुधार, उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन, जैसे हम उतना ही उत्पाद जो है हम प्रोड्यूस करें जितना कि हमें मार्केट से डिमांड आया है, या हम नए उत्पाद का परिवर्तन और परिचय करें, अलग अलग भाग को मिलाएं। मशीन का उपयोग बढ़ाना, जो मशीन सेटअप है उसको ख़त्म कर देना कि बार बार मशीन सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर मैनुअल हस्तक्षेप, जो मैनुअल जो है हमारा इंटरफेरेंस हो उसको बदलने के लिए स्वचालित सुविधाओं का हम उपयोग करें। अब फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, उस इसके पहले तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव देखा। अब हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो किसी प्रणाली को कंपनी में अपनी आवश्यकताएं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर परिवर्तनों के लिए अनुकूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। लचीलेपन का उपयोग दो अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। पहला कार्रवाई लचीलापन और दूसरा अवस्था लचीलापन। दो क्षेत्रीय योजना और संयंत्र विस्तार जैसी स्थितियों से संबंधित है। इसमें हम निर्णय क्रमिक रूप से किए जाते हैं और यह जाने बिना कि भविष्य में क्या बदलाव होने वाला है, नई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए नई कार्रवाई की आवश्यकता करने। इस जो कार्रवाई लचीलापन होता है, इसमें हम निर्णय जो लेते हैं वो क्रमिक रूप से लेते हैं, जो वर्किंग है उनके बेस पे हम लेते हैं कि इसमें भविष्य में ये हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे भविष्य में बदलाव करने से क्या हमें फ़ायदा होगा और परिस्थितियों को पूरा करने के लिए क्या नई कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरा होता है अवस्था लचीलापन। तो अवस्था लचीलापन जो होता है, दूसरे के प्रकार के संदर्भ में सिस्टम में बिना बदलाव या थोड़ा बहुत बदलाव के साथ कई अलग अलग परिस्थितियों में अच्छी तरह से संचालित करने की क्षमता से होता है। इस चरण लचीलापन कहा जाता है। अवस्था लचीलापन में हम क्या करते हैं कि सिस्टम में थोड़े थोड़े बदलाव कर सकते हैं, जो है कई कई अलग परिस्थितियों में वो अच्छी तरीके से संचालित हो पाए, ये हम देख लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम क्या परिवर्तन करेंगे लचीलापन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हम मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण प्रणाली में है उसमें हम क्या परिवर्तन करते हैं। तो एक, निर्माण के लचीलेपन का मूल्यांकन परिवर्तन और बाधा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जो भी हम चेंज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, उसमें उसकी जो डिमेरिट्स है, उसमें जो उसकी प्रॉब्लम्स जो सामने आने वाली हैं, उसके इवेल्युएशन और चेंजेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। निर्माण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्क स्टेशन, मशीनें, सामग्री हैंडलिंग सुविधाओं, उपकरण, फिक्सचर आदि सम्मिलित होते हैं। विनिर्माण प्रणाली में होने परिवर्तन को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है वो सक्रिय होता है, एक्टिव चेंज होता है। दूसरी जो होता है वो निष्क्रिय चेंज होता है, पैसिव चेंज होता है। तो ऐसा परिवर्तन जहां ऑपरेटर और प्रबंधन सक्रिय रूप से उत्पादन प्रणाली को बदलते हैं, उन्हें हम सक्रिय परिवर्तन कहते हैं। और निष्क्रिय परिवर्तन किसे कहेंगे, जहां हमारा जो पैसिव चेंज किसे कहेंगे, कि ऐसा परिवर्तन जहां प्रणाली में से ही परिवर्तन को अंतर्निहित क्षमता है, निष्क्रिय परिवर्तन कहलाती है। इसमें ऑपरेटर या प्रबंधन द्वारा सिस्टम को समायोजित किए बिना किया जाता है। अब परिवर्तन करने के स्रोत क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ चेंज। तो हम आंतरिक परिवर्तन करते हैं। आंतरिक परिवर्तन में क्या है कि इस प्रकार के सिस्टम में मशीन और सामग्री हैंडलिंग प्रणाली, ब्रेकडाउन प्रसंस्करण समय, अनुपस्थिति प्रचालक और गुणवत्ता आदि आते हैं। इसमें जो है आंतरिक परिवर्तन में हमारा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका मशीन जो है सिस्टम में कौन सा मशीन कार्य कर रहा है, और सामग्री हैंडलिंग प्रणाली क्या है, उसमें सामग्री हैंडलिंग प्रणाली में क्या चीज़ें आती हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आपका कौन सा है, और ब्रेकडाउन प्रसंस्करण क्या है आपका, उसका कितना समय है, ब्रेकडाउन टाइम क्या है, जो प्रचालक हैं उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो बाहरी परिवर्तन, ये तो आंतरिक परिवर्तन हो गया। अब दूसरा है बाहरी परिवर्तन। इस प्रकार के सिस्टम में प्रसंस्करण के प्रकार, संसाधन मात्रा, ऑपरेटरों का प्रशिक्षण और कौशल, ग्राहक प्रतियोगिता तथा कार्य आवंटन प्रणाली आदि आते हैं। इन सारी चीज़ों की जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं बाहरी जो हमारी चेंजिंग है। अब बात आती है मशीन लचीलापन, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो मशीन लचीलापन के अंतर्गत दिए गए मशीन को उत्पादन, संचालन और कार्यखंड शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित करने की
करने में सक्षम है। मतलब जो भी आपकी वर्क प्रोडक्ट है, उस वर्क प्रोडक्ट को उसके उत्पादन और संचालन करने के लिए अगर ये सक्षम होता है तो संचालन और भाग्यशैलियों की सीमा जितनी अधिक होगी, मशीन लचीलापन उतना अधिक होता है। मतलब इन सब चेंजेज को टैकल करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो नए नए बदलाव प्रोडक्ट में हमारे आते हैं, उनको अगर करने के लिए सक्षम है आपका मशीन, तो वो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। मशीन का लचीलापन जो होता है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो कारक है हमारा, वो देखिए पहला कारक हमारा कौन सा है। पहला कारक हम जिसे बोलेंगे वो है सेटअप या परिवर्तन का समय, कि हमारा कितना टाइम हमारे मशीन को सेटअप करने में लगता है। मशीन का सेटअप टाइम जो होता है, मशीन का लचीलापन जो है पहला सेटअप या परिवर्तन का समय, जो हम वर्कपीस जो हमारा टूल होता है उस टूल का जो चेंज टाइम है उसकी हम बात करते हैं। मशीनों के साथ आसानी से डाउनलोड किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम का प्रकार क्या है, कि हमारा पार्ट प्रोग्राम किस तरीके से बनता है। मशीनों के साथ जो है उपकरण भंडारण की क्षमता, की जो आपका टूलिंग का स्टोरेज है वो किस तरीके से हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि एफएमएस की विशेषताएं क्या हैं। ये तो हमारे हो गए कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मशीन लचीलापन क्या है, और मशीन का लचीलापन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो ये तीन मेन कारक हैं जिस पे मशीन लचीलापन निर्भर करेगा। अगर उसमें मशीन सेटअप करने के टाइम जो है वो कम लगता है तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें है। एक तरीके का टूलिंग को है तुरंत चेंज करने की क्षमता हो तो वो कहलाता है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत। इसी तरीके से अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम अपने मैन्युफैक्चरिंग जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करके हम क्यों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो पहला तो हमारा तकनीकी लचीलापन आ जाता है। सबसे पहला जो प्राइम फीचर है उसमें हम तकनीकी लचीलापन लाते हैं। तो मिश्रण प्रोसेस का, जो प्रोसेस का मिक्सिंग होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपका मशीन जो है किसी एक प्रोसेस के लिए स्पेसिफाइड हो, उसमें विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं पॉसिबल हो, विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं हम कर सकें। दूसरा, मार्ग परिवर्तन रूटिंग हो उसमें। तीसरा, संचालन के क्रम को जल्दी जल्दी बदलने की क्षमता हो। संचालन का जो क्रम आता है, जैसे एक सीक्वेंस में आपने कुछ काम किया, दूसरे सीक्वेंस में कुछ काम किया, तीसरे सीक्वेंस में कुछ काम किया, तो ये चीज़ें जो हों उसको बदलने की क्षमता जल्दी जल्दी हो। एफएमएस के द्वारा एकीकरण मतलब एक जगह से सारी चीज़ें डेटाबेस कंट्रोल हो रहा है, रॉ मटेरियल के आने से लेके फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी तक, और जो प्रोडक्ट डिलीवरी कस्टमर को हो रही है उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनके फीडबैक के आधार पे हम जो चेंजेज करते हैं वो सारे सम्मिलित होते हैं। तो एफएमएस में जो है ये एकीकरण का भी विशेषता होता है। दूसरा जो है वो मशीनीकरण का पुनः प्रोग्रामिंग युग होता है। जैसे जो हमारा मशीन कार्य हो रहा है उस पे मान लिया कि प्रोडक्ट का जो है कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया, मार्केट डिमांड कुछ चेंज हो गया, तो उसके लिए ये उसमें पुनः प्रोग्रामिंग की योग्यता होना चाहिए। कार्यखंड की मशीनिंग, औजार मार्गदर्शन, ये टूलिंग की जो रूटिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, ये हमें देखना चाहिए। अब संचालन के लिए पुनः प्रोग्रामिंग योग्यता, पदार्थ हस्तांतरण, उपकरण परिवर्तन को कम करना। उपकरण परिवर्तन को कम करने में क्या है कि हमारा मशीन सेटअप टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और सबसे पहला जो पदार्थ हस्तांतरण, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। अब प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण का उत्पादन हम क्या करते हैं, तो इसमें दो टाइप के उपकरण का उत्पादन है। पहला जो है हमारा वो है प्राथमिक उपकरण, प्राइमरी इक्विपमेंट, और दूसरा है निर्मित जो है द्वितीयक उपकरण, सेकेंडरी इक्विपमेंट। तो पहला जो प्राथमिक उपकरण है यह निर्मित किए जा रहे उत्पाद, कार्यखंड तथा कार्य केंद्र के महत्व प्रदर्शित करता है। यह भौतिक रूप से एक कार्यखंड का मशीनन करता है और प्रक्रिया केंद्र पर उत्पाद कार्यखंड को इकट्ठा तथा उनकी जांच करता है। मतलब कहने का कि निर्मित किए जा रहे जो उत्पाद है वो कार्यखंड तथा कार्य केंद्र के महत्व प्रदर्शित करता है और भौतिक रूप से एक कार्यखंड का मशीनन करता है, और प्रक्रिया केंद्र पर उत्पाद कार्यखंड को इकट्ठा तथा उनकी जांच करता है। प्राइमरी इक्विपमेंट जो है उनका यही कार्य है कि वो कार्य केंद्र के महत्व को प्रदर्शित करें, उनके भौतिक रूप से जो कार्यखंड का मशीन है उसे निष्पादित करें,
और प्रक्रिया केंद्र पर उत्पाद कार्यखंड को इकट्ठा करके उनकी जांच करें। द्वितीयक उपकरण जो होते हैं वो ऐसे उपकरण होते हैं जो अमुक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए जो है समर्थन करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत समर्थन स्टेशन जैसा कि पैलेट, फिक्सचर्स, लोड अनलोड स्टेशन, टूल चालू करना या स्थापना क्षेत्र आदि शामिल है। ये सारी चीज़ें फंक्शन जो होती हैं वो सेकेंडरी में होती हैं। अब एफएमएस जो होता है उसकी सपोर्ट प्रणाली क्या है, व्हाट इज़ द सपोर्ट सिस्टम फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये हम देखेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो पहला जो हम इसमें चीज़ बात करते हैं वो है कि इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो हमारा एफएमएस सपोर्ट सिस्टम होता है उनको आईडीएसएस भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। समर्थन प्रणाली को एकीकृत निर्णय पर्यवेक्षण प्रणाली भी कहते हैं और इसे डी बोरनस्टीन ने विकसित किया था। डी बोरनस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विकसित किया था। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें परिचालन, अनुसंधान, सिस्टम विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई विधियों को जोड़ती हैं। जैसे इसमें एआई इंटरफेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा रोबोट है वो आर्टिफिशियली उसको इंटेलिजेंट हम बनाते हैं कार्यों को निष्पादित करने के लिए। तो आईडीएसएस में क्या होता है कि सिस्टम का, सॉफ्टवेयर सिस्टम का परिचालन, जो हमारा रिसर्च सिस्टम है उसका विश्लेषण, फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारी विधियों को जोड़ के, मतलब कहने का है कि जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम से जो कार्य संपादित हो रहा है वो, और उस कार्य के विषय पर जो हमारा अनुसंधान हो रहा है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं और उनका विश्लेषण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई विधियों को जोड़ती हैं। ये कार्य होता है आईडीएसएस में। तथा इस तरह के एक जटिल प्रणाली के डिजाइनों में सम्मिलित कई गतिविधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करती है। आईडीएसएस जो है ये एक अनुकूल वातावरण तैयार करती है। फिर दूसरा जो होता है इसमें एफएमएस के वर्णनात्मक मॉडल के निर्माण में सिस्टम को बुद्धिमान बनाया जाता है, उसको आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। फिर बात आती है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या है। तो जो हमारे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ को एक मशीनिंग स्टेशन से भंडारण तक ले जाने की समस्या रहती है। तो जब एफएमएस में हम मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल को आपने उस, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स हैं, इस टाइप की चीज़ जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं वो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तैयार होने के साथ ही भंडारण में चला जाता है, या वो फिर से जो प्रोडक्ट डिलीवरी वैन है वहाँ चला जाता है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोडक्ट को बनाने का, वो एक जगह स्टोर नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसका निष्पादन होते रहता है। एफएमएस का दूसरा मुख्य घटक पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली है। एफएमएस द्वारा पदार्थ हैंडलिंग में भाग परिवहन, कच्चा माल और अंतिम उत्पाद परिवहन और भंडारण, खाली औजार, सहायक पदार्थ, फिक्सचर और उपकरण सम्मिलित हैं। इन सारी चीज़ों की जो सहायता है पदार्थ हैंडलिंग इक्विपमेंट में मिल जाती है। भाग परिवहन हम कर सकते हैं, कच्चा माल को इधर से उधर कर सकते हैं, अंतिम उत्पाद का परिवहन हम कर सकते हैं। सपोज किया कि मशीनिंग स्टेशन 1 पे जो प्रोडक्ट्स बनने थे वो तैयार हो गए हैं तो उनको ले जाके भंडारण में स्टोर करना। मशीनिंग स्टेशन 2 पे कोई टूल खाली है तो उनको मशीन 2 पे ज़रूरत है तो उसको वहाँ से वहाँ हस्तांतरण करना। तो ये जो है ये सारे फैक्टर्स को करने के लिए हमारा जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली के जो कार्य क्या हैं। तो दो स्टेशनों के बीच कार्य के हिस्से का अनियमित स्वतंत्र संचालन करना। जैसे दो स्टेशन है, मशीनिंग स्टेशन 1 और मशीनिंग स्टेशन 2, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच स्वतंत्र रूप से संचालन करने के लिए पदार्थ हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें ये रोल प्ले करता है कि जो है हमें सपोज किया कि कोई प्रोडक्ट मशीनिंग स्टेशन 1 पे तैयार हो गया और उसे मशीनिंग स्टेशन 2 पे हमें जो है तैयार करना है, भेजना है, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आसानी से वो ट्रांसफ़र कर देगा। उसमें ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बनाई गई है कि वो अच्छे से तैयार करके वहाँ पे हस्तांतरण कर दे और उसे जो है वो तैयार कर दे। फिर जो है इसमें क्या होती है कि हमारी स्टेशन पर कार्य के हिस्सों को स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। फिर जो अगली बात ये आती है कि इसमें कार्य भाग का विन्यास की एक किस्म को संभालना। जो हमारा प्रोडक्ट का मैकेनिज्म है उसके एक किस्म को हम संभालते हैं। पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली किसी भी कार्य भाग विन्यास को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
अस्थायी भंडारण, टेम्पोररी स्टोरेज भी हमारा जो है वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें हम क्या करते हैं कि पदार्थ हैंडलिंग अस्थायी रूप में कार्यखंड को संग्रहित करने में सक्षम होना चाहिए। परिणाम स्वरूप कार्यस्थानों पर पदार्थ की छोटी कतार बने। जैसे जो आपको हमने बताया कि जो फ्लो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्शन स्पेस है, उस प्रोडक्शन स्पेस पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते गए, उन प्रोडक्ट्स के धीरे धीरे निष्पादन जो है भंडारण की तरफ अगर होता जाएगा तो बने हुए प्रोडक्ट की जो है कतार वहाँ नहीं लगेगी। या हम बने हुए प्रोडक्ट को तो एक मशीनिंग स्टेशन से दूसरे मशीनिंग स्टेशन तक हम भेजते जाएं तो रॉ मटेरियल की भी कतार नहीं लगेगी। चौथा हमारा जो फैक्टर है वो ये है कि कार्यखंड के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सुविधाजनक पहुंच। जो भी हमारी कार्यखंड है, जो वर्कपीस है, उसको मशीनिंग स्टेशन पे लोड करना और उसका जब संक्रिया संपूर्ण हो जाए तो उसे अनलोड करने के लिए हमारे पास सुविधाजनक पहुंच होना चाहिए। और इस कार्य को अच्छे से करने के लिए हमारा एक रोबोट होता है, जो रोबोट आसानी से इस कार्य को कर सकता है या ऑपरेटर आसानी से इस कार्य को कर सकता है। फिर कंप्यूटर नियंत्रण के साथ संयोज्य, इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन। तो पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित करने योग्य होना चाहिए कि वो कंप्यूटराइज हम नियंत्रित कर सकें कि हमारा रॉ मटेरियल को लेके आना है, कि फाइनल प्रोडक्ट को लेके आना है, कि मशीनिंग स्टेशन 1 पे जाना है, कि मशीनिंग स्टेशन 2 पे जाना है। अब हमारे पदार्थ हैंडलिंग उपकरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राथमिक हैंडलिंग प्रणाली और दूसरा होता है द्वितीयक हैंडलिंग प्रणाली। अब लचीलापन के लाभ क्या हैं तथा इनकी सीमाएं क्या हैं, इसे हमें देखना है कि लचीलापन में किस टाइप के हमारे लाभ होते हैं, कौन से क्या हमें फ़ायदा है अगर किसी मशीनिंग जो है किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम अगर बात करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। तो सबसे पहला लाभ जो है वो कार्य को तेज़ तथा उच्च लचीलेपन के साथ होना संभव होता है। अगर आप एफ.एम.एस को अपने इंस्टॉल किया तो हमारा जो कार्य करने की क्षमता है वो, उसकी गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है, तेज़ हो जाती है तथा उच्च लचीलेपन के साथ होना संभव हो जाता है। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। कम लागत और एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है और हम जो है एक भाग से दूसरे भाग में इसे परिवर्तन कर सकते हैं। एक भाग से दूसरे भाग में पूंजी के उपयोग में सुधार और नियंत्रण करता है। श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण प्रत्यक्ष श्रम लागत कम हो जाता है। नियोजन और प्रोग्रामिंग परिशुद्धता के कारण कम वस्तु सूची बनती है। हम प्लानिंग और प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो वस्तु सूची है, जो भंडारण होता है वो कम रहता है, क्योंकि हमें ये फॉलो करना होता है कि हम उतना ही प्रोडक्ट बनाएं जितना कि हमें मार्केट से डिमांड है, उतना ही रॉ मटेरियल मंगाएं जितना हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? उत्पाद या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को अनुकूल होने की सीमित क्षमता है। एक रेंज है, एक सीमा है कि इसी सीमा तक हम प्रोडक्ट की लंबाई में चेंज कर सकते हैं, इसी सीमा तक हम प्रोडक्ट के कलर में चेंज कर सकते हैं, इसी सीमा तक हम प्रोडक्ट के डायमेंशंस में चेंज कर देते हैं। तो वो एक लिमिटेशंस है। दूसरा जो है, पूर्व मशीनें क्षमता सीमित क्षमता की हैं और उत्पादों के लिए अनावश्यक टूलिंग सदैव दिए गए एफ.एम.एस में संभव नहीं होता। जो हमारी मशीनों की क्षमता है वो सीमित क्षमता है और उस पे जो हम आवश्यक टूलिंग सदैव जो आवश्यक टूलिंग है, जो एफ.एम.एस सिस्टम को लागू करने के लिए अगर हम उस पे लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह मशीन, जो प्रीवियस मशीन है, वो इसको फॉलो कर ले। तीसरा ये है कि यह एक महंगी क्रिया है, क्योंकि एफ.एम.एस में जो है सारे स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, हाईली ऑपरेटेड या ऑटोमेटिक मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ.एम.एस को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा एक सीमा ये है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमें जो है देना पड़ेगा। पर्याप्त पूर्व नियोजन गतिविधि है, अगर आपका इसमें पहले से प्लानिंग नहीं किया है, पूर्व प्लानिंग नहीं है, तो ये विधि में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये विधि ऐसी विधि है जो आपको पहले से पूर्व नियोजन करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी आप लोगों को भेजा था। एफ.एम.एस से क्या समझते हैं, मटेरियल हैंडलिंग क्या है, एफ.एम.एस के लाभ तथा सीमाएं क्या हैं, एफ.एम.एस की विशेषताएं क्या हैं और एफ.एम.एस के मुख्य तत्व तथा उनके उद्देश्य क्या हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एफ.एम.एस चैप्टर से निकल के आते हैं। एक बार मैं आपको रिव्यू करा दूं कि हमने शुरू से क्या जो है देखा, कौन कौन से टॉपिक्स को देखा। तो सबसे पहले हमने एफ.एम.एस का डेफिनेशन देखा, जिसमें लचीली विनिर्माण प्रणाली का हमने डेफिनेशन दिया कि इसको जो है कंप्यूटरकृत प्रणालियों को विभिन्न कार्यखंडों के निर्माण उत्पादन के बदलते स्तरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
उसके जो मुख्य तत्व हैं वो कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें हैं, सामग्री स्थानांतरण प्रणाली है, केंद्रीय नियंत्रण कंप्यूटर हैं। फिर एफएमएस के जो मुख्य तत्व हैं जो हार्डवेयर हैं, तो हार्डवेयर के बारे में हमने देखा कि वो सीएनसी मशीन टूल हैं, सामग्री हैंडलिंग उपकरण है, चिप हटाने और शीतलक प्रणाली है, टूलिंग प्रणाली है। फिर हम लोगों ने एफएमएस के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव देखे, सैद्धांतिक उद्देश्य देखा हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ इससे सुधार हो सकता है। फिर हम लोगों ने लचीलेपन का सिद्धांत देखा। पहला तो हमने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखा, फिर उसका सिद्धांत देखा कि प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो इसमें हमने दो टाइप के जो है लचीलेपन देखे, कार्रवाई लचीलापन और अवस्था लचीलापन। फिर जो है निर्माण प्रणाली में हम क्या परिवर्तन करेंगे एफएमएस सिस्टम को लाने के लिए, ये हमने देखा। और इसमें हमने देखा कि 4 तरीके की चीज़ें हैं, सक्रिय परिवर्तन करते हैं हम और निष्क्रिय परिवर्तन करते हैं। तो सक्रिय परिवर्तन में ऑपरेटर प्रबंधन सक्रिय रूप से उत्पादन प्रणाली में बदलते हैं, और निष्क्रिय वाले में हम क्या करते हैं कि अनिर्धारित क्षमता निष्क्रिय परिवर्तन, जहाँ ऐसा परिवर्तन जहाँ प्रणाली में से ही परिवर्तन को अनिर्धारित क्षमता है तो उसे हम निष्क्रिय यहाँ ऑपरेटर या प्रबंधन द्वारा सिस्टम को समायोजित किए बिना हम कर देते हैं। और जो है हमारा परिवर्तन का स्रोत भी जो हमने देखा कि 2 प्रकार का होता है, आंतरिक स्रोत होता है और बाहरी स्रोत होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये चीज़ देखा कि मशीन में अगर हमारे पास टूलिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, ऑपरेशन संक्रियाओं को चेंज करने की क्षमता है, तो ये सारी जो है मशीनों का उपकरण उपकरण जो है भंडारण करने की क्षमता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर इसकी विशेषताएं जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, मशीनिंग में प्रोग्रामिंग पुनः हम कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। फिर जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट हम लोगों ने देखा कि कौन प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट में क्या आता है, प्राथमिक उपकरण जो होते हैं वो क्या हैं, द्वितीयक उपकरण जो होते हैं वो क्या हैं, प्राथमिक उपकरण किस प्रकार के कार्यखंड पे कार्य करते हैं, द्वितीयक उपकरण क्या करते हैं। फिर एफएमएस की एक सपोर्ट सिस्टम है कि एफएमएस जो वर्क करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, अगर वो वर्क करेगा तो उसको वर्क करने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम कौन सा होगा, तो उसमें हमने एक नाम देखा IDSS, जिसे हम फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम समर्थन प्रणाली को एकीकृत निर्णय पर्यवेक्षण प्रणाली भी कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि हम सारी तरीक़ों की जो जटिल प्रक्रिया है, सारी तरीक़ों की जो संक्रियाएँ हैं, उनको एक जगह हम एकीकृत करके और उनका जो है अनुकूल वातावरण हम तैयार कर लेते हैं। एफएमएस के वर्णनात्मक मॉडल के निर्माण में सिस्टम को बुद्धिमान बनाया जाता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। रोबोटिक्स अगर यूज कर रहे हैं तो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, या हम जो मशीनों में कुछ नया हार्डवेयर्स डाल रहे हैं तो वो भी हम जो है मशीनों में हम क्या कर रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहे हैं। फिर हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट देखें कि सामग्री जो है हमारा सामग्री का पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली क्या है। एफएमएस का दूसरा मुख्य घटक पदार्थ है। हम इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पदार्थ हैंडलिंग जो प्रणाली है वो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट के हस्तांतरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उससे क्या है कि आपका जो वर्किंग स्पेस है वो खाली रहता है, और जो आपका प्रोडक्ट है डिलीवरी है वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट डिलीवरी में भी देरी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो ये कार्य हम लोगों ने देखे थे कि 2 स्टेशनों के बीच कार्य के हिस्सों का नियमित संचालन, कार्यभाग का विन्यास की एक हिस्सा को संभालना, अस्थायी स्टोरेज करना, कार्यखंड के लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करना, कंप्यूटर नियंत्रण के साथ संयोज करना। फिर पदार्थ हैंडलिंग उपकरण है, हमने 2 टाइप के पढ़े। फिर हम लोगों ने जो है इसके लाभ और हानि पढ़े कि लाभ क्या होते हैं लचीलापन के और हानि क्या होता है। तो हानि में जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगता है, और ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की वजह से जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये समस्या आएगी कि ये छोटे फैक्ट्रियों में इसका जो है प्रयोग करना मुश्किल होता है। तो जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे एफएमएस के करने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के प्रणाली को लागू करने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट की एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज कर जाती है, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर जाती है। लेकिन इसके साथ जो सीमाएँ हैं उन सीमाओं को हमें ध्यान में रख के ही इसे इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे हमें इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पर्याप्त पूर्व नियोजन अगर आपने नहीं किया, प्री प्लानिंग अगर आपने नहीं किया किसी मशीनिंग ऑपरेशन का या किसी फैक्ट्री के प्रोसेस का, तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एफएमएस सिस्टम को हम जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हमें प्रोड्यूस करना है वहाँ पे अगर हम इसे लागू करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो जो वहाँ पे जो है इसे काफ़ी
जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि जो लचीलापन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि एक भाग से दूसरे भाग में पूंजी के उपयोग में सुधार और नियंत्रण करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करके। तो अब नेक्स्ट सीरीज में जो है हम अगले चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के बेस से जो है जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे। और जो है ये 5 क्वेश्चंस हमने इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हमने यहाँ लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।